खबर में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। आपके जिले की, आपके शहर की मिलेगी पूरी खबर IBC 24 उत्तर प्रदेश में। लेकिन जरा सोचिए, जिस प्रयागराज में 2 महीनों में 45 दिन तक अगर देखें तो 67 करोड़ लोग आते हैं, पतित पावनी धरती पर स्नान करते हैं। आज पता है जिन सड़कों पर जाम लगा करता था, और जाम की ऐसा जाम कि 10-10 किलोमीटर तक पता ही नहीं चला, गाड़ियां रेंगती थी। आप एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक जाइए और प्रयागराज के लोकल हो तो आपको 3-3 घंटे तय करने पड़ते थे। वहां नाव चल रही है और यही खबर है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में जो गंगा के मुहाने पर हैं, वहां पर बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया है कि लोगों का जीवन दूभर हो गया है। और सोचिए प्रयागराज वालों पर क्या बीत रही होगी। एक तो जनवरी, फरवरी और दिसंबर भी ऐड कर लीजिए, क्योंकि काम शुरू हो गया। 3 महीने उन पर क्या बीती होगी। लोग आए, स्नान किए, लेकिन जो प्रयागराज के लोकल लोग हैं उनको तो मुसीबतों का सामना करना पड़ा ना। और अब देखिए फिर बाढ़ की चपेट में पूरा प्रयागराज डूब गया है। कुछ तस्वीरें जरा प्ले कीजिए सावन, दिखाइए हमारे दर्शकों को। एकदम आराम से, ठीक है ना? बना दीजिए बढ़िया सा फोटो। आराम से एकदम धीरे सीढ़ी का पालना भी पड़ेगा लाइव देख के। अरे वाह, थोड़ा आपको तो आपने देखा ये सड़क पे नाव चल रही थी। बाढ़ राहत को लेकर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, वो आपको सुनाते हैं। बाढ़ चौकी की व्यवस्था और राहत कार्य के लिए जिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा, उनको सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का और सायंकाल का भोजन की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, पशुओं के चारे की व्यवस्था, जो लोग अपने घरों में सुरक्षित रह सकते हैं उनके घरों की व्यवस्था की दृष्टि से हम लोगों ने वहां पर उन्हें सूखा राहत की किट भी उपलब्ध करवाए हैं। आप देख सकते हैं किट में 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 किलो दाल, 1 किलो तेल, 10 किलो आलू और अन्य सूखा सामग्री के साथ साथ मसाले और नमक आदि घर की जरूरतों को देने के साथ ही डिग्निटी किट, बरसाती, ये सब देने की कार्रवाई भी की जा रही है। जनहानि होने पर देखिए सभी मंत्रियों को भी काम पे लगाया गया अपने अपने विधानसभा क्षेत्र या जहां के प्रभारी हैं। तो इसी में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह बलिया पहुंचे, बाढ़ राहत कार्यों का जायजा लिया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा वो आपको अब सुनाते हैं। वो कई दिनों से ये एक नया पुल बन रहा था, क्या हुआ कि आज आपको रात को 11 बजे आपको आना पड़ा? अभी इस पुल को अभी तक अधिकारी ये बताते थे, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है यहाँ का, जो PWD का, ये बताता था कि अभी इसका टेस्टिंग नहीं हुआ है, इसका अभी क्लियरेंस नहीं मिला है, इसलिए अभी इसका उद्घाटन नहीं किया जाएगा। हम लोगों ने कई बार कहा कि इसको जल्दी कराओ, यहाँ पर आवश्यकता है, आवागमन में बाधित हो रहा है। तो बोला अभी क्लियरेंस नहीं मिला है, अभी टेस्टिंग नहीं हुआ है। और आज अचानक
किसी के इशारे पर जो पीडब्ल्यूडी को पर जिसकी दखलंदाजी है, उसके ये पैरोल पर काम करने वाले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये दोनों हमारे यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये दोनों पैरोल पर काम करते हैं। किसी के घर में बैठ करके पूरी पीडब्ल्यूडी। तो दयाशंकर सिंह किसी पुल के बारे में बता रहे थे। फिलहाल हमारे साथ 3 संवाददाता जुड़े हैं, उन्हें स्क्रीन पर लेकर आइए। अखंड प्रताप राय राजधानी लखनऊ की बड़ी खबर से आपको अपडेट करेंगे, इंद्रवीर सिंह ये रायबरेली की खबर से आपको अपडेट करेंगे, और आकाश पाठक जुड़े हैं हमारे साथ, ये आपको पीलीभीत की खबर से अपडेट करेंगे। आकाश, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, पीलीभीत की आज की बड़ी खबर कौन सी है? शायद आकाश को मेरी बात समझ में नहीं है। आकाश, मैं पीलीभीत की खबर के बारे में पूछ रहा हूं। सबसे पहले मैंने आप ही से बात किया है। चलिए अखंड, शुरुआत आप ही से करते हैं, क्या खबर है आज की? जी राहुल, जो खबर है वो खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि क्राइम से जुड़ी हुई खबर है। क्राइम से जुड़ी इसलिए खबर है कि 2 बड़े अधिकारियों की पत्नियों ने आत्महत्या कर लिया 1 हफ्ते के भीतर। सोमवार को एक मर्चेंट नेवी के ऑफिसर ने की पत्नी ने आत्महत्या कर लिया, और इस आत्महत्या के बाद परिवार वालों ने अपने दामाद, जो कि मर्चेंट नेवी के जो ऑफिसर हैं अनुराग, उनके ऊपर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। अब इस मामले में एक नई बात निकल करके सामने आ रही है कि जो मर्चेंट नेवी ऑफिसर है वो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते थे, क्योंकि यही आरोप परिवार वालों ने लगाया है। उन्होंने बताया कि 22 फरवरी को इनकी शादी हुई थी 2025 में। महज 6 महीनों के भीतर उनकी बेटी को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने आत्महत्या जैसा एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। सबसे बड़ी बात है कि 2 आत्महत्याएं, वो भी दोनों अधिकारियों की पत्नी से जुड़े हुए, एक पुलिस महकमे में एक बड़े अधिकारी हैं, दूसरी तरफ मर्चेंट नेवी में ऑफिसर है। लेकिन जिस तरीके से 2 आत्महत्याएं निकल करके सामने है, और दोनों वही मामलों में हत्या का मुकदमा दोनों लोगों के खिलाफ दर्ज कराया गया है। जहां जो मुकेश कुमार सिंह है, जो पुलिस में अधिकारी है, उनकी पत्नी को उन्होंने बताया था कि वो मानसिक रूप से परेशान रहती थी, जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या की थी। लेकिन उनके परिवार वालों ने बताया कि जो उनके जो पति हैं उनको बहुत प्रताड़ित करते थे। लेकिन मुकेश कुमार सिंह, जो कि पुलिस अधिकारी, उन्होंने उनके बाकायदा घर में कैमरे लगा रखे थे और दिखाया भी, बताने की कोशिश की थी कि कैसे उनके बच्चे की गला दबाकर हत्या करने की कोशिश कर रही थी, उससे कुछ दिन पूर्व जब ये आत्महत्या उन्होंने की। लेकिन अब जो एक नया मामला सोमवार को हुआ है, जो मर्चेंट नेवी के ऑफिसर की पत्नी ने आत्महत्या कर ली है, उसमें परिवार वाले लगातार पुलिस को नई नई चीजें बता रहे हैं। और एक चीज, उनकी बहन जो प्रिया है, उनका नाम मधु था, जिन्होंने आत्महत्या की, उन्होंने इसमें बताया है कि मर्चेंट नेवी जो ऑफिसर है वो अपनी पत्नी को बहुत परेशान करता था। 22 फरवरी को शादी हुई थी, 10 मार्च को ही उसने अपनी पत्नी को पहली बार बहुत मारा पीटा था। आत्महत्या से एक दिन पहले वो अपनी पत्नी के साथ जा रहा था, और वो अपनी पत्नी को ड्राइव करने के लिए कहता है, खुद गाड़ी में बैठकर शराब पी रहा होता है। फिर किसी बात को लेकर के उन दोनों में झगड़ा होता है। झगड़े होने के बाद वो दोनों कैंपस में ही लड़ाई करते हैं, जिसके बाद जो पति अनुराग है वो परिवार वालों को काफी देर बाद ये जानकारी देता है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन जिस तरीके से चीजें निकल करके सामने आ रही राहुल, उससे कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति बनी हुई है। तमाम ऐसे सवाल हैं, लगातार पुलिस भी कर रही है। हत्या की जो मामला है फिलहाल दर्ज कर लिया गया है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है राहुल, वो ये है कि अनुराग जो पति है उसने पहले पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही शव को उसने उतार लिया था, और परिवार वालों को उसने 5 घंटे बाद जानकारी दी कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। जबकि उससे पहले देर रात तक 12:30 बजे तक वो अपनी बहन से बात भी कर रही थी, उसने अपनी सारी चीजें बताई भी थी कि हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार और इस तरह की घटना घटित हुई है। लेकिन इस तरीके से अपने उसके परिवार वालों को इतनी देर तक जानकारी देना, इस संदेह की स्थिति पैदा करता है। और एक और बात जो निकल करके सामने आ रही है कि जब शुरुआती जो जांच पड़ताल हुई उसमें पूछा गया उससे, तो उसने बोला कि मैंने नौकरानी को छुट्टी दे दी थी। लेकिन जब नौकरानी से पूछा गया तो उसने बताया कि मैं वहां पर आई थी और कई घंटों तक मैंने दरवाजा खटखटाया था, लेकिन किसी ने भी गेट नहीं खोला है। वहीं जो प्रिया है, मधु की बहन, उसने भी आरोप लगाया है कि 22 अप्रैल को अनुराग नौकरी पे जा रहा था और उसने बोला था कि 6 महीने बाद वो वापस आएगा, लेकिन वो 22 जुलाई को ही वापस आ गया। तो ऐसे कई कड़ियां हैं जो एक एक करके कनेक्ट हो रही है और संदेह की स्थिति पैदा हो रही है। फिलहाल पुलिस ने कई संदेह आपकी बात नोट की अखंड। देखिए, सबसे पहली बात तो पुलिस को जानकारी दी, पुलिस के आने के पहले डेड बॉडी उन्होंने उतार ली, परिजनों को 5 घंटे बाद जानकारी दी,
एक बात ये भी फैक्ट है कि नौकरानी को छुट्टी देने की बात कही, लेकिन नौकरानी का कुछ और बयान है, तो संदेह के घेरे में है और बड़ी खबर ये है, इसमें कोई दुराय नहीं। धन्यवाद अखंड इस पूरी जानकारी के लिए। इंद्रवीर सिंह, रायबरेली से आज की खबर क्या है? और प्लीज आज सभी संवाददाता थोड़ा संक्षेप में पॉइंट टू पॉइंट बात करें, क्योंकि आज समय का थोड़ा अभाव है। देखिए राहुल, देखिए मैं खबर बताने से पहले हमारे पास एक तस्वीर है, वो तस्वीर जब तक हम और हमारे दर्शक नहीं देखेंगे तब तक इस खबर को करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि पहले ये तस्वीर देख लीजिए, कितनी भयावह तस्वीर है ये। हम चाहेंगे आप एक बार कहें जरूर कि असाइनमेंट के पास अगर वो तस्वीर है तो वो तस्वीर जरूर देखें प्लीज। बिल्कुल सावन, तब तक आप बताइए, अगर रायबरेली से कोई तस्वीर इंद्रवीर ने भेजी हो तो उसे जरा प्ले कीजिए। वो कह रहे हैं कि जब तक ये तस्वीर क्या नाम है आपका? बिटूला, कहाँ के रहने वाली हैं? हरिपुर पूरा जीत। अच्छा, ये कूड़ेदान में रह रही हैं आप? बताइए, जो आरजी सेंटर है हाँ। इसमें काहे रह रही हैं आप? ये हम रह रहे हैं कि छप्पर गिर गया और कोठरी गिर गई है। अच्छा, हाँ, तो किसने बोला आप यहाँ पे रहिए आके? अब प्रधान और लेखपाल क्या बोले हैं वो? कहन की हुआ रहो चले, अब क्या मकान गिरे वाला है। अच्छा, देखा है का? हाँ, देखे आने। अच्छा, कितने लड़के कितने बच्चे हैं आपके? 4। अच्छा, यहीं रह रहे हैं सब? हाँ, तो घर में और कोई है गार्जियन? सास ससुर हैं और जेठ हैं। सभी लोग यहीं रह रहे हैं? सब हैं, खाली हम रह रहे हैं। काहे आप कह रहे हो, बाकी सब कहाँ रह रहे हैं? क्यों, हमारा घर है कच्चा, हम यहाँ रह रहे हैं। सही बात है राहुल, आपने ये ठीक कहा था, ठीक कहा था आप ये बात कि जब तक आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक चीजें क्लियर नहीं होगी। असल में इस महिला का कच्चा घर था जो मैं समझ पाया हूं, और वो गिर गया है, तो उसको लेखपाल ने कूड़े घर के बीच रहने के लिए कहा। अब देखिए, प्रशासन कुछ बात कर, शासन कुछ कहता है, वो चाहता है कि लोगों का भला, और प्रशासन कुछ करता है। अब देखिए, लेखपाल इसके 4 बच्चे हैं, इसे कूड़े घर में रखे हैं। मुझे सीधा बताइए, खबर तो अगर मैं सही हूं तो आप आगे बढ़िए कि अभी तक एक्शन क्या लिया गया, इस पर आइए अब इंद्रवीर। देखिए राहुल, इस पे सीडीओ जो मेन जो है अधिकारी होता है इस विभाग का, हमने और आईबीसी टीम ने उससे बात करी, तो सीडीओ का कल बात हुई थी। कल सीडीओ ने चूंकि कल सुबह कूड़ेदान में वहां के प्रधान और वहां के लेखपाल ने इनको कहा कि अगर घर नहीं है आपके पास तो जाकर के कूड़ेदान में, जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेरते नजर आए। जहां पे लोग आसपास जाना पसंद नहीं करते, वहां के लेखपाल और प्रधान, अगर लेखपाल और प्रधानों को कह दिया जाए कि आप कूड़े घर के 10 मिनट रुक जाइए सामने, क्या रुकना पसंद करेंगे? नहीं। लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या कि वो कह रहे हैं किसी परिवार को, गरीब परिवार को, कि आप जाकर कूड़ेदान में रहिए, और वो परिवार को लगा कि नहीं, चलिए इससे सुरक्षित हम कूड़ेदान में रहेंगे, तो वो परिवार के पास इतनी सारी मजबूरियां होने के बाद 4 बच्चों को लेकर के कूड़ेदान में रहने गई। जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेरा है। और सबसे बड़ी चीज, जब इसमें सीडीओ से बात हुई, डीपीआरओ को जब फोन किया गया आईबीसी की तरफ से, तो डीपीआरओ ने फोन उठाना उचित नहीं समझा, और सीडीओ से जब बात हुई तो सीडीओ इतने बड़े पद पर बैठने के बाद भी, अर्पित उपाध्याय सीडीओ है रायबरेली को, उन्होंने कहा कि अभी मामला संज्ञान में नहीं आया, और ये पूरा सुबह से रायबरेली पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है, उनके संज्ञान में नहीं आया। चलिए खैर कोई बात नहीं, अधिकारी हैं कई सारे, और बाढ़ का महीना चल रहा है, बाढ़े हैं चारों तरफ, नहीं आया हुआ, आई अंडरस्टैंड। लेकिन एग्जैक्टली उसके बाद जब इन्होंने संज्ञान लिया, तो संज्ञान लेने के बाद आज सुबह इनसे बात हुई, तो इन्होंने कहा आईबीसी से कि हाँ, उनको शिफ्ट करा दिया गया है, और इनके प्रधानमंत्री आवास की लिए इनको वो भी किया गया। लेकिन क्या इससे पहले प्रधानमंत्री आवास के लिए इनको नहीं किया जा सकता था लेखपाल प्रधानों के द्वारा? क्या कई सारे सवाल ऐसे हैं जो जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेरते नजर आए राहुल। और उसके बाद अगर बात करें तो जिस तरीके से ये बच्चों को लेकर के, अगर कोई बीमारी हो गई 24 घंटे, मतलब आधे घंटे कोई कूड़ेदान में रह लेगा तो उसकी हालत क्या होगी, ये हम आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और 24 घंटे बीत जाने के बाद ये महिला कूड़ेदान में अपने बच्चों को लेकर रह रही है। इसका साफ मतलब है कि जिन जिम्मेदार जो बिठाए गए हैं जिले में, वो अपने जिम्मेदारियों से मुकर दे। ऐसे जिम्मेदारों के ऊपर ऐसा चाबुक चलना चाहिए सूबे के मुख्यमंत्री का कि शायद उनको दोबारा ऐसे परिवार, किसी परिवार के ऊपर ऐसे करने में आपका आक्रोश इंद्रवीर जायज है। किसी भी सच्चे इंसान का और पत्रकार का इस तरह से गुस्सा निकलकर सामने आएगा जब ऐसी खबर वो कवर करेगा। लेकिन ये बताइए, मुझे अभी समाधान पे बात करनी है। अभी जो समाधान पे राहुल, सीडीओ से बात हुई, अर्पित उपाध्याय से बात हुई, उनको शिफ्ट कराया गया किसी दूसरे जगह, एक सुरक्षित जगह शिफ्ट कराया गया है। और अर्पित उपाध्याय ने बताया कि इनको जो है प्रधानमंत्री के लिए भी इनका आवेदन किया गया है, और जल्द ही इनको सारी चीजें मुहैया कराई जाएंगी। जी, तो इसको फॉलो कीजिएगा, फॉलो करते रहेगा, ठीक है? ये
तरीके जो जी। इन्होंने कहा है वो करें भी। थैंक यू सो मच। अवनीश, क्या खबर है कानपुर से? देखिए राहुल, जिस तरीके से लगातार भूमाफियाओं ने जो है कहीं ना कहीं कब्जा जो करने की स्थिति बना रखी थी, उसको रोकथाम करने के लिए कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने एक ऑपरेशन महाकाल के नाम से एक ऑपरेशन चलाया है, जिसमें साफ तौर पर 1 महीने का ये ऑपरेशन चलेगा। इसमें जितनी भी शिकायतें पुलिस के पास में पहुंचेंगी उसमें संज्ञान लिया जाएगा। लगभग 2 शिकायतों से ज्यादा अगर किसी के खिलाफ में अगर कोई शिकायत पहुंचती है तो उसके खिलाफ में तुरंत एक्शन लेकर के तुरंत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ पुलिस का ये भी कहना है कि इस तरीके से भी चीजों को देखा जाएगा कि अगर कोई अपनी दुश्मनी निकालने के लिए किसी की शिकायत तो नहीं कर रहा है, इसको लेकर के भी एक कमेटी कहीं ना कहीं बनाई गई है। और फिलहाल एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है जिसमें कोई भी बातचीत नहीं होगी, सिर्फ एक शिकायत जो है पीडीएफ रूप में आपको टेक्स्ट के रूप में जो दिया जाएगा। जो नंबर साफ तौर पर है 9454400688। मैं फिर से बताऊंगा 9454400688 करके नंबर है जो पुलिस का, वो उसने जारी किया। और साफ तौर पर इसमें सब जितने भी लोग हैं, जो सफेद पोश हो या कोई पत्रकार हो या कोई वकील हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ पुलिसकर्मी भी जो है पुलिस कमिश्नरेट के जो अधिकारी इसमें उनके क्योंकि जो उनके नजर में है, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर पुलिस विभाग का भी कोई अगर व्यक्ति है, उनके खिलाफ में भी आप अगर कोई शिकायत करते हैं तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ में भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और होना भी चाहिए ऐसा। अवनीश, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। आकाश, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो पीलीभीत से आज की बड़ी खबर कौन सी हो बताइए। राहुल जी, आपको बताना चाहेंगे पीलीभीत में गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार जी ने सभी अधिकारियों के साथ बाढ़ग्रस्त एरिया का निरीक्षण किया है और इसमें एक प्रेस वार्ता की गई है और सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। जहां पर बाढ़ की स्थिति है वहां पर जाकर सर्वे करें और अगर किसी भी तरीके की कोई मदद होती है इसको लेकर यहाँ पर सीएससी पीएससी को भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। अगर कहीं कोई बाढ़ की स्थिति होती है तो उसमें उनके लिए 108 102 की व्यवस्था की गई है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। इसको लेकर गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अच्छा इसमें जो बात की जाए, इसमें 12 से 13 परियोजनाएं जो थी उसको लेकर भी गन्ना राज्य मंत्री ने सभी अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की है और लगातार उन्होंने ये कहा है कि हमारे क्षेत्र में किसी भी तरीके की कोई भी अनहोनी ना हो। कोई भी बाढ़ग्रस्त एरिया है उस पर तत्काल डीएम एसपी आला अधिकारी पहुंचे और तहसीलदार एसडीएम वगैरह सभी लोग वहां पर पहुंचे और वहां की स्थिति का जायजा लें। जिस तरीके से अगर कोई बड़ी घटना आती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए और उन लोगों की पूर्ण तरीके से मदद की जाए और की भी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री का निर्देश भी है। धन्यवाद आपका आकाश पाठक। अनिल राजपूत, आपके यहाँ से बड़ी खबर कौन सी है? जी राहुल, अगर संभल की बात करें तो संभल में जैसा सबको पता है कि 24 नवंबर को जो है हिंसा हुई थी शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान, जिसमें एसटीएफ ने जो शाही जामा मस्जिद के सदर थे जफर अली, उनसे पूछताछ की थी और पूछताछ के बाद उनको न्यायिक हिरासत कर जेल भेज दिया गया था। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उनको 4 महीने में जमानत मिली और 4 महीने 11 दिन बाद उनको जेल से रिहा हुए। लेकिन रिहा होने के बाद एक अलग ही अंदाज उनका देखने को मिला कि काफी बड़ी संख्या में कारों का काफिला चलता है, फूल मालाएं डाली जाती हैं, समर्थक पहुंचते हैं और पटाखों से उनका स्वागत किया जाता है। तो वहीं काफी सारे समर्थक उनके साथ में एकत्र होते हैं, जिसको लेकर संभल प्रशासन एक्शन में आया है। क्या ये विजुअल आपके पास जी है? जी 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 विजुअल है हमारे पास में। आप भेजिए, इसको टेलीविजन पे चलाना है ना? जी 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 जरूर जरूर। क्या है, वो कौन है छूट के जो आया है? जफर अली शाही जामा मस्जिद के सदर। क्या था इसके ऊपर आरोप, क्या था? इनके ऊपर हिंसा और जनता को भड़काने का आरोप था, जिसको लेकर हिंसा फैली थी और भी काफी सारे फैक्ट थे जो कि एसटीएफ ने जांच के बाद में इनको जेल भेजा था। राहुल, ओके, ठीक है, धन्यवाद आपका अनिल राजपूत। एसपी सिंह बघेल, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो अपने जिले की खबर से अपडेट कीजिए दर्शकों को हमारे। शासन प्रशासन अलर्ट मोड में है। वहीं एसपी साहब से इस विषय में बात किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारा जो है पुलिस प्रशासन एकदम अलर्ट मोड पे है। हर जगह जो है अराजक तत्वों को अगर ऐसी कोई घटना अगर कर रहे हैं या करने की कोशिश में फिराक में है तो उनके पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे हर थाने हर चौकी और जो हमारे 112 के जो भी कर्मी हैं वो अलर्ट मोड पे है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद एसपी सिंह बघेल। 12 बजे 12 खबर में जुड़े हमारे दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार।